हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नो और नथिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत एक ऐसी देश है जहां पर कई सारी विदेशी शक्तियां आ चुकी है। ये एक ऐसी देश है जो कई बार बहुत सी विदेशी शक्तियों का निशाना भी बन चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई विदेशी शक्ति भारत को प्रभावित की हो, वो है अंग्रेज या ब्रिटिशर्स। वो यहाँ पर आके भारत पर सिर्फ शासन ही नहीं किया है, वो भारत को लूटा भी है। जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे, तब ये आके वो बहुत अच्छे से समझ गए थे कि भारत पर शासन करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब वो यहाँ आए थे, तब यहाँ पर मुगल शासन चल रहा है। और मुगल्स तब बहुत शक्तिशाली एक एम्पायर थी। मुगल्स तब इतनी शक्तिशाली थे, उस टाइम पर वो इतने पावरफुल थे कि कई बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे कि राजपूत, अफगान या मराठाओं ने भी मुगल्स को हराने में नाकामयाब हुए। लेकिन दूर देश से आए हुए ब्रिटिशर्स ने मुगल को या मुगल रूल को खत्म कर दिया था। तो चलिए देखते हैं क्यों मुगलों ने ब्रिटिशर्स के सामने अपने घुटने टेक दी, या वो कौन सी रणनीति थी जो ब्रिटिशर्स ने मुगलों को खत्म करने के लिए आजमाया था। तो इस टॉपिक का हर एक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो कहानी का शुरुआत होती है 1600 एडी पर, जब कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की सूचना की और उसको नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की सपोर्ट भी मिल गई। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट द्वारा प्रेरित रॉयल चार्टर के अनुसार ये कंपनी ईस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेडिंग की सारी एक्सक्लूसिव राइट हासिल कर ली थी। ऐसे में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पे आते हैं अपनी व्यापारी जहाज के साथ। वो चाहते थे यहां पर आके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना। इसीलिए कैप्टन विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। वहां पर जाके वो ढेर सारी गिफ्ट देते हैं बादशाह को और इंग्लैंड के साथ ट्रेड करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो ट्रेडिंग में होने वाली फायदे के बारे में भी बादशाह को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बादशाह तब डच और पुर्तगाल के दबाव में आकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और कोई भी रॉयल फेवर देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसे ही हार नहीं मानते हैं। वो बार बार ढेर सारी प्रस्ताव लाते थे। वो पहले से और भी अच्छी डील जोड़ देते थे अपने प्रस्ताव के साथ, और ऐसे ही वो बादशाह को लगातार प्रस्ताव भेजते रहते थे। बाद में बादशाह भी देखते हैं कि प्रस्ताव मान लेने से ट्रेड और टैक्सेशन में फायदे भी हो सकते हैं उसके साम्राज्य को। इसलिए वो अंग्रेजों का व्यापार करने की रॉयल परमिशन आखिर में दे ही देते हैं। जो शाही फरमान तब इशू किया गया था बादशाह की ओर से, उसके अनुसार एक एनुअल पेमेंट के बदले ब्रिटिशर्स को पूरे मुगल साम्राज्य में ट्रेड करने की और अपने कंपनी स्थापन करने की इजाजत मिल जाती है। अप्रूवल मिल जाने के बाद तो अंग्रेजों का कोई चिंता ही नहीं थी। वो धीरे धीरे सूरत, कैलकाटा, मैड्रास, पटना, बॉम्बे इत्यादि जगहों पर अपने कंपनी का स्थापना करना शुरू कर देते हैं। ये कंपनियां धीरे धीरे आकर्षित होने लगते हैं और कई सारी सिटीज इन कंपनियों के आसपास बनना शुरू हो जाते हैं। कई सारी व्यापारियों भी इन कंपनीज के साथ इंडिया कंपनी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और अपने व्यापार को फैलता हुआ देखकर उनके लालच भी बढ़ने लगते हैं। पहले की तरह वो सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर की ओर हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि पॉलिटिकल पावर अगर हाथ में आ जाए तो ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। पहले से शासन करने के लिए या पावर को अपने हाथ में लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गलती कर बैठी। 1686 में
औरंगजेब के खिलाफ वो एक जंग छेड़ दी, लेकिन उस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह हार जाते हैं मुगलों की सेना के सामने। इस घाव को खाने के बाद अंग्रेजों का दिमाग ही खुल जाते हैं। वो समझ गए थे कि मुगलों के खिलाफ जाने पर नुकसान ही नुकसान है, इसीलिए उसको कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वो रास्ता उन्होंने ढूंढ ली। वो था डिवाइड एंड रूल। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने औरंगजेब से आके माफी मांग ली और आगे चलते हुए इस गलती को कभी ना करने की वादा भी किया। औरंगजेब ने 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया और ब्रिटिशर्स को माफ कर दिया। और यही माफी बाद में मुगलों की खतरे का एक बड़ी वजह बन जाती है। 1760 में औरंगजेब का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद सक्सेसर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगता है। वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि आखिरी बादशाह कौन बनेगा। औरंगजेब के बाद कई वीक एम्पायर की गद्दी संभालने के कारण मुगल एम्पायर का स्ट्रेंथ कम होने लगती है और इस पावर स्ट्रगल का पूरा फायदा ब्रिटिशर्स ने उठा लेती है। मुगलों का सिचुएशन अब दिन प्रतिदिन नाजुक होने लगता है। अब इस सिचुएशन में मुगल एम्पायर फारूक शियार एक फरमान जारी कर देते हैं। इस फरमान के अनुसार पूरे मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों को ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करने का सुविधा मिल जाती है, यानी कि ब्रिटिशर्स अपने ही गुड्स पर ड्यूटी फ्री परमिट इशू कर सकते थे, जिसके होते हुए कोई भी लोकल रूलर उस गुड्स पर टैक्स नहीं लगा सकते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक टैक्स फ्री मोनोपोली ट्रेड राइट्स मिल चुकी थी, स्पेशली इन मुगल सूबा ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अब अंग्रेजों का नियत के बारे में तो हमें पता ही है, वो उस दस्तक का भी मिसयूज करने लगते हैं। अब ये देखते हुए बंगाल के नवाब्स ब्रिटिशर्स को रोक देते हैं और उसके साथ साथ वो ब्रिटिशर्स को बंगाल में अपनी कंपनीज फोर्टिफाई करने से भी रोक देते हैं। अब इन सारी चीजें चलते हुए पर्शिया के रूलर नदीर शाह भारत पर आक्रमण कर देते हैं। तब सिंहासन पर था मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह। वो इस जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो तो सरप्राइज ही हो गए थे। नदीर शाह की सेना बड़ी ही आसानी से दिल्ली पहुंच जाते हैं। सिचुएशन अब गंभीर हो जाते हैं। मुगल्स को दिल्ली बचाना था, इसीलिए मुगल एम्पायर तब 70 करोड़ रुपए, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड को नदीर शाह के हाथ में दे देते हैं। अब नदीर शाह भी 70 करोड़ रुपए, ये पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर का डायमंड लेकर लौट जाते हैं। नदीर शाह की अटैक के बाद मुगल एम्पायर का फेस लॉस होती है, जिसके पूरे फायदे होते हैं मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी लेजिटिमेसी बनाकर रखना चाहती थी, जिसके कारण वो नवाब सिराजउद्दौला जो कि बंगाल के रूलर थे, उसको हटाने की प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर देती है। मगर डायरेक्ट चैलेंज करना ब्रिटिशर्स की बस की बात नहीं थी, इसीलिए अंग्रेजों ने सिराजउद्दौला की सेनापति मीर जाफर को जगत सेठ के सपोर्ट से अपनी टीम में ले लेती है। आई शुड मेंशन हियर दैट जगत सेठ तब बंगाल की बिगेस्ट बैंकर थे। अब मीर जाफर और जगत सेठ को अपने टीम में पाने के बाद 1770 में हुई द बैटल ऑफ पलाशी में ब्रिटिशर्स इजीली जीत जाते हैं। इस जंग में जीतने के बाद मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब ये सब चलते हुए 1759 में मराठास ने फॉर्मर मुगल शासक यानी कि शाह आलम II को प्रोटेक्शन देने का वचन दे देता है। पर्शियन किंग नादिर शाह जो कि इंडिया में एक बार आक्रमण किए थे, उनके सेनानायक अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के देहांत के बाद फिर एक बार दिल्ली पर आक्रमण करने आ रहा था। 1761 में अब्दाली को मराठा सेना रोकने की बहुत कोशिश की और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बुरी तरह से अब्दाली की सेना के पास वो हार गए।
बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 को हुए थे, उस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द सेकंड और अवध के नवाब की ज्वाइंट आर्मी को हरा देते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने मुगल एम्पायर से बंगाल, बिहार और ओडिशा की रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स छीन लेते हैं। मराठा, मैसूर, हैदराबाद एक बार लास्ट टाइम एक साथ मिलके कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स को डिस्प्लेस किया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मराठा के बीच में चलते हुए पावर स्ट्रगल जो कि उस समय चल रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक अलग अलग एंग्लो मराठा वॉर्स में गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर और पेशवा को अलग कर देते हैं। अब धीरे धीरे सिंधिया और भोसले लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स इन स्टेट्स को प्रोटेक्शन के लिए अपनी सेना देगी और उसके बदले में एक एनुअल चार्ज ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। और उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने हैदराबाद की निजाम अली खान को भी अपनी तरफ कर लिए थे। उधर मैसूर का रूलर टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया था और 1799 में हुई फाइनल एंग्लो मराठा वॉर में वो ब्रिटिशर्स के हाथों मारे गए। ब्रिटिशर्स ने कुछ सोशियो इकोनॉमिक गाइडलाइंस भी प्रोवाइड किए थे जो मुगल से भी ज्यादा प्रॉमिसिंग था और धीरे धीरे वो लोकप्रिय होने लगे। वॉरेन हेस्टिंग्स की ओरिएंटलिस्ट व्यू के लिए बहुत सारे सोशल एलिट्स उसको सपोर्ट करने लगे। मोरओवर ही अर्न द लॉयल्टी ऑफ न्यूमरस जमींदार एंड मनी लेंडर्स बिकॉज ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793। वही देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म्स के वजह से मुगल रूल कई हद तक डिसलॉज हो गए। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए कुछ एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स के कारण राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। इसके बाद लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स ने रंगून ले गया और उनकी दोनों बेटे जो कि अंतिम राजकुमार थे, उसको बड़ी क्रूरता के साथ मेजर विलियम हडसन ने मार डाला। और जो जगह पर यह घटना हुई थी या वो घटना घटी थी, वो आज भी खूनी दरवाजा के नाम से जाने जाते हैं। और फाइनली 1858 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ मुगल्स को हमेशा के लिए डिथ्रोन कर देते हैं ब्रिटिशर्स। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने मुगल पावर को डिथ्रोन किए थे और इंडिया से एलिमिनेट कर दिए थे। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।